प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। खतरा शुरू हो चुका है, एक खतरा जो सारे मानव जाति के लिए है, चाहे वो कोई भी देश का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। ये किसी धर्म के ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन ये सारे मानव जाति के ऊपर बनाया गया हुआ वीडियो है। एक खतरा शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में वो खतरा बढ़ने वाला है। आज तक आपने मेरे वीडियो देखे, हो सकता है आपने मेरी बातों के ऊपर भरोसा ना किया हो सकता है आपने मेरी बातों को ना माना हो, लेकिन आज मैं कुछ खतरनाक ऐसी बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो मेरे मुँह से नहीं निकलेगी, किसी और के मुँह से निकलेगी। ऐसे लोगों से निकलेगी जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी आने वाला खतरा उनको पता चल गया है और उन्होंने कैसी बातें कही है, वो लोग कौन है और कैसा खतरा आ रहा है, कौन से खतरे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। शरीर के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, बता चुका हूं। बच्चों पर अधिकार नहीं रहेगा, कानून आ रहा है। बीवी पर अधिकार नहीं रहा, यह कानून आ चुका है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस वक्त लीगल है। आपकी बीवी 20 लोगों के साथ भी संबंध बनाए, आप टोक नहीं सकते कानूनी। आपका पति 50 लोगों के साथ संबंध, औरतों के साथ रहे, उसको टोक नहीं सकते, मालूम है ना। समलैंगिकता का कानून आ चुका है। आदमी व्यभिचार करे, कोई टोक नहीं सकता है। लड़की 16 साल की उम्र में जाए तो लिव इन में रह सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके बच्चे को हम पालेंगे, कानून आ चुका है। छोटे बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, धमका नहीं सकते, कानून आ चुका है। आपसे नहीं पलता है, सरकार पालेगी, कानून आ चुका है। प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो चुकी है, कानून आ चुका है। पानी पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। बिजली पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। जब किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है, यही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है। 2017 की ट्विटर अकाउंट पे जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उस पर लिखा हुआ है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। क्या बोलते हो? अभी देखो कैसे कैसे कानून बन चुके हैं। आपकी पत्नी किसी के भी साथ रिलेशन बनाए, आपके सामने बनाए, आप देख सकते हो, लेकिन आप उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते। आपका पति आपके सामने किसी के भी साथ संबंध बनाए, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सोचो अगर ऐसी दुनिया होगी तो वो दुनिया के हालात कैसे होंगे। सोचो आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो लड़का कुछ भी कर सकता है। वो अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ सकता है, वो नशा कर सकता है, वो कुछ भी करे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आप बोलते हो माता पिता होकर तो आप गलती कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, आपको अंदर लिया जाएगा। तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी और वो परिवार कैसे परिवार बना रह सकता है जिसकी पत्नी व्यभिचार कर रही है, जिसका पति व्यभिचार कर रहा है, जिसका बच्चा व्यभिचार कर रहा है या तो नशा कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी। जो बिजली आपको मिल रही है, आप उसका बिल भर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं। तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी। अगर आपके पास आपके खुद की ज़मीन है, आपका खुद का घर है, लेकिन उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं रहेगा, आपकी बाइक के ऊपर, आपकी कार के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो सोचो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये लोग किस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी हम आपको खुश रखेंगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब किराए से घर में रहता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किराए के घर में रहने से कोई खुशी नहीं मिलती, कोई आनंद नहीं मिलता। इंसान को ऐसा होता है कि अगर खुद का घर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब छीनने की बात है। तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी और क्या आपको उस दुनिया में शांति मिल सकती है? क्या आपको उस दुनिया से आनंद मिल सकता है? बाइबल में लिखा है कि तेरा बेटा अगर कुछ गलती करता है तो तू उसको डांट, तू उसको लकड़ी से मार, वो मर नहीं जाएगा लेकिन तू उसके प्राण को बचाएगा। जब हम अपने बच्चे को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, उसको बचाने का प्रयत्न नहीं कर सकते, तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? हम किस तरह से जीवन जिएंगे? कैसे ये दुनिया मुमकिन है? देखो ये सारे बाइबल के विरोध की बातें हैं, ये सारी शैतान की बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें आज मैं नहीं बता रहा, आपको कोई और बता रहा है। सुनो और समझो और उसको मानो। और अब आगे वो खबर जो स्मार्ट क्रांति से जुड़ी हुई है। विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने दावा किया है कि जल्द ही इंसान अपने फोन को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएगा।
मस्क की माने तो भविष्य में स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह न्यूरालिंक लेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इलॉन मस्क की ये एआई जनरेटेड तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर में इलॉन मस्क हाथ में एक फोन लिए नजर आ रहे हैं। उनके माथे पर एक खास तरह का डिजाइन है। इस तस्वीर को एक एक्स यूजर ने पोस्ट किया और लिखा कि आप अपने दिमाग में एक न्यूरोलिंक इंटरफेस फिट कर पाएंगे जिससे आप सोचकर अपने नए एक्स फोन को नियंत्रित कर सकें। ये पोस्ट इलॉन मस्क के एक फैन अकाउंट से पोस्ट की गई थी। इसके जवाब में इलॉन मस्क ने लिखा, जल्द ही भविष्य में कोई फोन नहीं होंगे, सिर्फ न्यूरोलिंक आपको नजर आएगा। मस्क इन दावों की वजह उनकी न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी है। न्यूरोलिंक तकनीक के जरिए भविष्य में इंसान अपने आसपास के डिवाइस सिर्फ अपनी सोच से कंट्रोल कर पाएगा। इसे लेकर इलॉन मस्क की कंपनी ने ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। इस शख्स का नाम नोलान अर्बॉग है। 7 साल पहले हुई एक दुर्घटना में नोलान के शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। इलॉन मस्क की कंपनी अपना पहला प्रयोग इन्हीं पर कर रही है। इसी साल जनवरी में इनके दिमाग में एक न्यूरोलिंक चिप फिट की गई थी। कंपनी का दावा है कि अब नोलन आसपास के कुछ डिवाइस अपनी सोच से कंट्रोल करने में सक्षम हो गए हैं। कंपनी ने कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं। इलॉन मस्क ने अपने पहले प्रोडक्ट को टेलीपैथी नाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस चिप के जरिए पलक झपकते ही फोन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और भविष्य में इंसान के दिमाग में लगी न्यूरोलिंक चिप फोन को खत्म कर उसकी जगह ले लेगी। अब आपको एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी और उसकी चिप के बारे में बताते हैं। न्यूरालिंक कंपनी की शुरुआत एलॉन मस्क ने साल 2016 में की थी। यह कंपनी न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। आसान भाषा में कहें तो यह दिमाग से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप बनाई है। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होती है। चिप दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड और रीड कर पाने में सक्षम है। इसकी मदद से इंसान अपने दिमाग से आसपास के डिवाइस को इस्तेमाल कर सकेगा। यूजर्स हाथ से ज्यादा तेज फोन यूज कर सकते हैं। देखो, बहुत अच्छी बातें दिखाई जाती है कि न्यूरालिंक एलन मस्क की जो कंपनी है वो दिमाग में डालने वाली एक चिप बनवाएंगे और उस चिप्स के जरिए अगर आपने वो चिप अपने दिमाग में डाल दी, आप विचारों से अपने फ़ोन को नियंत्रित कर सकते हो सकता है आप अपने फ़ोन को, अपने एसी को या घर में गैस है जो भी है सभी को आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये बात आपको पता चली कि अगर आपके दिमाग में एलन मस्क की चिप है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। क्या ये बातें इन लोग बता रहे हैं कि आपके दिमाग में एक बार चिप आ गई तो आप चाहे किसी को भी कंट्रोल कर सको, अपने घर में जितनी भी चीज़ है उसको कंट्रोल कर सको, लेकिन आपको भी तो कोई कंट्रोल कर सकेगा या नहीं? एलन मस्क आपको कंट्रोल करेगा, ये बड़े लोग आपको कंट्रोल करेंगे और आपका दिमाग इस तरह से कर लेंगे। समझ लो आप मंदिर में जाने के लिए निकले, आप मस्जिद में जाने के लिए निकले, चर्च में जाने के लिए निकले, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कमांड दे दिया उस चिप को कि आप जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेल कर आ गए, आप शराब के अड्डे पर जाकर शराब पी कर आए। आप भी तो किसी के वश में हो जाओगे ना। जब चिप डाली तो चिप का कंट्रोल तो पूरा इनके पास रहेगा। ये बात क्यों नहीं बता रहे? लेकिन ये बात आपके दिमाग में आई क्या? सोचो, बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। पिछली जो लॉकडाउन आया, इस लॉकडाउन में उन लोगों ने बहुत सी चीजें टेस्टिंग कर लिया। क्या क्या टेस्टिंग किया कि अगर हम इनको काम के सिलसिले में जो लोग शहर आए हुए हैं गांव से, अगर ये वापस गांव में जाते हैं और रास्ते में रेल से कटकर, भूख से तड़प के, बीमार होके अगर मर जाते हैं 100-200 लोग, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग उनकी आवाज उठाएंगे? वो ये चेक कर चुके हैं। वो ये भी चेक कर चुके हैं कि जब इनके गांव के अंदर घुसकर चौपाल में बैठे हुए लोगों को, इनके बुजुर्गों को पिछवाड़े पे डंडा ठोकते हैं तो कितने नौजवानों का खून खौलता है ना? वो ये भी चेक कर चुके हैं कि जिस टाइम लॉकडाउन में खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो पुलिस वाले कैसे मालिक हो जाएंगे इस देश के और वो डंडा लेकर के हमको खाना देंगे कि तुमको इतना ही मिलेगा, है ना? और कैसे हम लोग भिखारी की तरह अपना बैग और अपना झोला उठाकर चल पड़ेंगे कि हमको भी दे दो, हमको राशन दे दो, हमको राशन दे दो। वो सब टेस्टिंग कर चुके हैं कि इनके पेट को एक बार पकड़ो, ये सब अपने आप काबू हो जाएंगे।
इस टेस्टिंग के बाद इन्होंने देखा कि जो लोग कुछ बोल रहे थे आपके जैसे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर, कोई डीसी से लड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे के आगे अपना ज्ञापन दे रहा, अपना प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी को ज्ञापन दे रहा है, कोई किसी भी तरह से आप लिख के कर रहे हो या बोल कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, वो कौन लोग हैं और वो कौन सी दलील दे रहे हैं। उस दलील में एक दलील हम सब ने दी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भारत के संविधान के हिसाब से हमको ये ताकत मिलती है। तो उन्होंने अगली बार इसका इलाज ढूंढा कि यार ये भारत वाले लोग ना सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा करते हैं और भारत के संविधान पर, कानून पर बड़ा भरोसा करते हैं। तो अगली बार एक काम करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं कि तेरे को अगर अगली बार 24 में सत्ता चाहिए तो पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में कौन कौन लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते वाले, अरे आपको पेंडेमिक ट्रीटी का नहीं पता, ये पेंडेमिक ट्रीटी नहीं जानते। आती थी ना एक एडवर्टाइजमेंट, पंखे की ऐड आती थी ना। अब सुनिए पेंडेमिक ट्रीटी। WHO ने एक ट्रीटी बनाई है पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए और पूरी दुनिया की चुनी हुई सरकार। अब देख लो आपने चुनी कि नहीं चुनी, ये तो हमको नहीं पता। हम तो गुजरात का तो पता है हमको। अब की बार गुजरात में चुनाव हुए, हमने जिससे पूछा उसने ये कहा कि हमने तो वोट दिए नहीं, सरकार कैसे बन गई। किसी ने वोट नहीं दिया और सरकार बना गए। तो चलो अभी हमको भी आने वाले 19 में भी बहुत सी पब्लिक ऐसी थी कि हमने तो वोट नहीं दिया था पर फिर भी सरकार बन गई। चलो बन गई, अभी भी जिसकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसको तो वोट दिया ही नहीं था, है ना। जिसको वोट नहीं दिया था उसकी सरकार बन गई, कोई बात नहीं, चलो कोई ना। अभी वो ये कहते हैं कि उस देश की चुनी हुई सरकार हमारे पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर दस्तखत कर ले। पेंडेमिक ट्रीटी पे दस्तखत हो गया तो उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि पेंडेमिक ट्रीटी पर जब पेंडेमिक घोषित करेगा WHO, उस टाइम पर उस देश का संविधान और कानून निरस्त हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यह पहली लाइन उसके अंदर लिखा हुआ। खूब अच्छी लाइन है। यानी कि कानून किसका चलेगा, जो WHO बोलेगा वो नियम और कायदे कानून होंगे। अच्छा एक बात आपको मालूम है क्या, अपने देश में अभी भी हेल्थ इमरजेंसी लागू है। यह बात किस किस को मालूम थी मेरे बोलने से पहले? नहीं मालूम थी ना। अभी भी अपने देश में महामारी का दौर चल रहा है, कागजों में, पेपरों में, अभी तक उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी को हटाया नहीं है। कमाल है ना। यानी आज भी अगर पुलिस चाहे तो हमको यहां बैठे बैठे अभी के अभी डंडों से पीट सकती है और ये कानून है, क्योंकि भैया इमरजेंसी लगी है, हेल्थ इमरजेंसी। हम लोग कोर्ट में जाएंगे ना अगर कि हमको कैसे मार दिया, बैठ के शांति से बैठे हुए थे हम, तो वो ये कहेंगे कि देश में हेल्थ इमरजेंसी है, WHO ने बोला है कि आपको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इनको तितर बितर करने के लिए, इनको घर भेजने के लिए सब करना पड़ा, ऐसा वो बोल सकते हैं। अब पता चला संविधान हमको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पेंडेमिक ट्रीटी वो दस्तखत किया गया वो पत्र है कि अगर WHO ने कभी भी महामारी को जाहिर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने, जितने देशों ने उस ट्रीटी के ऊपर साइन के, सिग्नेचर किए, उनका संविधान अपने आप ख़त्म हो गया। तो ये तो जो मसीह का विरोधी आने वाला है उसके लिए रास्ता खुला कर दिया है। हमारा संविधान चला जाएगा, हम अपने संविधान से कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछली बार लोगों ने बोल कर कई लोगों ने वैक्सीन नहीं ली कि हम आज़ाद हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें आज़ाद देता है कि हम हमारे शरीर में वैक्सीन ले या ना ले, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, आपके पास कोई आज़ादी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं जी, नए कानून आ रहे हैं और पूरे देश में आ रहे हैं और ये इस लेवल पर आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना भयानक दौर होगा। पहला कानून पानी का, जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपया सालाना शुरुआत में टैक्स। अगर किसान बीज कहां से लाया, अगर ये साबित नहीं कर पाया तो 3 साल की कैद। बिजली प्रीपेड होगी, सबके चिप वाले मीटर होंगे, आधार से जुड़ा होगा और कंपनी जितना चाहे उतना रेट बढ़ा सकती है। तीसरा, पानी के ऊपर प्राइवेट कंपनियों को अधिकार दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। आपके डैम, नदियां, तालाब, जोहड़, इनको देने की तैयारी चल रही है। निर्मल सरोवर योजना जो है
इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इजराइल लेके आया जा रहा है देश के अंदर। इस पूरा जो ये षड्यंत्र जो मैंने आपको पूरा बताया है ना, जो मैंने रॉथस्चिल्ड का नाम लिया था, पूरी बैंकिंग प्रणाली, पूरी दुनिया की बैंकिंग को संभालता है, वो एक जूस है, वो एक इजरायली है, और वो उस पूरी की पूरी गैंग का टॉप पे बैठा हुआ आदमी है जो सबको कंट्रोल करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैंने आज से 7 महीने पहले बोला था, अपने देश में इजराइल आ रहा है, इजराइल आ रहा है, इजराइल आ रहा है। आने वाले वक्त में इजराइल ही इजराइल होगा। आपकी सब्जी की जितनी टेक्नोलॉजी है दोबारा डेवलप करने की, उनमें इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। आपके जोहड़ साफ हो रहे हैं, वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। जितनी भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जितना सारा इंडो इजराइल है। अब कमाल की बात इस देश की यह है कि प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, विदेश मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को। अब पता चला मैं क्यों चिल्ला कर अंतिम दिन मसीह का विरोधी बोलता रहता हूँ। क्यों मैं चिल्लाता रहता हूँ कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। क्यों मैं चिल्लाता रहता हूँ कि मन फिराओ, पवित्र आत्मा पालो। अगर पवित्र आत्मा गंवा दी है तो फिर अपने दास को मिलो और पवित्र आत्मा को पालो। क्यों मैं चिल्लाता रहता हूँ। अब पता चला, लोगों को पता चलने लग गया, लेकिन आप विश्वासी लोगों को पता नहीं चलता है। मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा पालो, और सच्चा बपतिस्मा नहीं हो तो सच्चा बपतिस्मा ले लो। अपने पापों को मिटा दो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, वरना वो दोजख, वो आग की खाई, वो आग की झील, वो नरक, उसमें आप रह नहीं पाओगे और वहाँ से कभी भी आप आज़ाद नहीं हो पाओगे। आज आपको वक्त है, आज आप अपने लिए स्वर्ग की जगह तैयार कर लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।